हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा यूनिट 2 हमारे MCO 01 का ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। इसका जो हमारे यूनिट 2 है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। मैं हर चैप्टर से कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उनको इसमें आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, यानी कि डिफ़ाइन करके दिखा सकूँ और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें भी शो कर सकूँ। तो मैंने इस यूनिट 2 में से ये जो मेन हमारे 6 क्वेश्चन थे उनको मैंने निकाला है। ठीक है, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो हम इन 6 के 6 क्वेश्चंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, काफ़ी मेन पॉइंट्स। अब ये कुछ 2 मेन पॉइंट्स हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। An organization is an economic and social entity in which a number of individuals are working together to achieve their predetermined goals। देखिए हर चीज़ में डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा, मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार क्लियर करूँगा इसी बात को। ये हमारा MCOM सेकेंड ईयर है, इसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन की ये जो थ्योरी है ना, ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप बता सकें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर क्या है। जैसे हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा कैरेक्टर है कि हम लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, ये सब कैरेक्टर होते हैं ना। एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर क्या है, group of people, yeah, an organization comes into exist when a group of people combine their efforts to complete an predetermined goal। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जब ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल करके एक गोल के लिए काम करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। करेक्ट, ये इसका कैरेक्टर समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कई पॉइंट्स उनमें कॉमन भी होते हैं बट उनका मीनिंग्स अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हम उसकी कैरेक्टर की बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर क्या है, जैसे हमारा कैरेक्टर। और इम्पॉर्टेंस का मीन्स है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या जो इम्पोर्टेंस है, हमको इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, आखिर ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन पर्पस। Every organization comes into exist on the basis of a common goal which comes before the personal goal। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 7 लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, 7 लोगों को जब काम कर रहे हैं वो लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। वो लोग यही सोच के काम करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका प्रॉफिट, उसका जो ग्रोथ है वो होना चाहिए। तो उस गोल को लेकर के वो लोग काम करेंगे। पर्सनल गोल को लेकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। चेन ऑफ कमांड, द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू फॉर्म आ हिरार्चिकल चेन। हिरार्चिकल चेन, यही तो मेन वर्ड्स होते हैं जो कि हमको मदद करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पास करने में। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि जो हमारे कमांड्स हैं, मैनेजमेंट जो होता है, 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए। हमारे मैनेजमेंट है ना जो, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सारे ऑर्डर्स फ्लो में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी की भी बात मान रहा है, ऐसे काम नहीं होता है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चरल, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसमें काम होता है। ठीक है, एक सिस्टम के तरीके से। अगर जूनियर लेवल मैनेजमेंट को कोई दिक्कत है वो मिडल से बात करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्टली टॉप लेवल में मैनेजमेंट में पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिस्टमेटिकली काम होता है, तो चेन ऑफ कमांड बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस एंड असाइनिंग टास्क टू पर्सन टू हिज स्किल्स एंड एबिलिटी टू अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। यानी कि हमें काम को उस इंसान को देना चाहिए, उस तरीके से बांटना चाहिए ताकि जो काम है ना उस इंसान, उस व्यक्ति को मिले जो कि उसके लायक हो। इन द सेंस, जो MIS की फील्ड का है उसे MIS का काम मिलना चाहिए, जो फाइनेंस की फील्ड का उसे फाइनेंस का काम मिलना चाहिए, जो प्रोडक्शन की फील्ड का उसे प्रोडक्शन का, जो सेल्स डिपार्टमेंट की फील्ड का है उसको सेल्स डिपार्टमेंट की फील्ड का। हर डिपार्टमेंट को अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से वर्क डिफाइन करना चाहिए। नेक्स्ट, डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिसाइड्स द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप देयर एग्जिस्ट एन ऑर्गेनाइजिंग interactions based on sentiments, attitudes and behavior of individual and groups।
डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि देखिए इन सब स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिलेशनशिप होता है वर्कर्स के बीच में, वो है जो कि सेंटीमेंट से एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को और डायनेमिक बनाता है, जो कि अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, ये कई क्वेश्चंस में यही पॉइंट्स भी काम आते हैं। ठीक है, आपको इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिखाया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमको ज़रूरत क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर मैनेजमेंट कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हमको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम लोग प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इट फैसिलिटेट्स बाय डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। यानी कि जब हम लोग एक वर्कर को ना प्रॉपर अथॉरिटी देते हैं, प्रॉपर डेलीगेशन देते हैं, प्रॉपर डिवीज़न करते हैं काम का एक इंसान के उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, तो वो हमको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देते हैं हमारी ग्रोथ बढ़ाने में, हमारा जो एक्सपेंड करने में हमारे काम को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्सपेंड करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टिमुलेट creativity, sound organization structure enables managers to turn over routine and repetitive jobs to supporting positions and concentrate on important issues where they can exploit their potential better. Thus it encourages the creativity of people. देखो, जब हम लोग किसी इंसान को उसकी स्किल्स के हिसाब से, जो उसकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से जब हम लोग काम देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस काम को और भी अच्छे तरीके से करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं खुद एक एमकॉम स्टूडेंट हूँ और मैं भी एक जगह पे फाइनेंस टीम में काम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे सेल्स का काम दे देंगे कि कहेंगे जाओ तुम जाके फील्ड में सेल करके आओ, कोई आइटम बेच के आओ, है ना। मुझे मेरी सेल्स का काम, मुझे मेरे फाइनेंस का काम दिया जाएगा। जब मुझे फाइनेंस का काम दिया जाएगा, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो काम है कम से कम समय में हो और जल्द से जल्द हो। जिससे क्या हुआ, मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ी और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कम समय में ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एनकरेजेस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, पीपल कैन वर्क इन टीम एंड नॉट लाइक रोबोट्स एंड मशीन। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स एफिशिएंट मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को लेबरों की तरह काम कराया जाता था, मशीन की तरह, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम। लेकिन अब क्या है, अच्छे तरीके से सारी प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को उनके हिसाब का काम दिया जाता है। इस हिसाब से इस तरीके से जो है इंसानों का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी इससे दिक्कत नहीं होती है। परमिट्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, sound organization permits optimum use of technical and human resources. The organization incorporates new technologies like computers, electronics, data processing machine etc. यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कोशिश करता है कि वो नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करे और जो हम एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छे, मतलब कि जो देखो एक स्किल्ड एम्प्लॉई है और उसको न्यू टेक्नोलॉजी दी गई है, तो इससे जो उसका टाइम है, जो उसका हम लोग खर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय पे, जो उसको सैलरी दे रहे हैं, हर तरीके का रिसोर्सेज, जो मटेरियल लग रहा है प्रोडक्शन में, जो मटेरियल लग रहा है, हर चीज़ का ऑप्टिमल यूज़ होगा, कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। समझ रहे हो, इसलिए इसे कहते हैं, पर ये हमको ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल सी बात ये है, जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है इसका मतलब है थंब थ्योरी, यानी कि मेरे अंगूठे के नीचे काम करना। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी चलती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की चलती है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ नॉर्मल वर्ड्स में, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। जो ये ब्यूरोक्रेसी लिखा है ना, इसका मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम होता है, ना इधर होता है ना उधर, एक स्ट्रक्चर में एक लाइन में काम होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके जो क्या, इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैक्स वेबर, जो ये नाम होते हैं ना, आप लोग अगर इसको कोशिश करना है याद करने की, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या है, हमारे मार्क्स गेन करने में हमको ये हेल्प करते हैं। मैक्स वेबर contributing to the organization theory by propagating bureaucracy as an ideal form of organization. He regarded bureaucracy as a universal social phenomenon
जो ये वेबर था ना, इसके हिसाब से जो ये थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी की, ये यूनिवर्सल थ्योरी है, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स में काम आ सकती है। इसी की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है, ऐसा इस आदमी का कहना था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, मैंने फिर बताया। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ब्यूरोक्रेसी कैसे बनता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क, ये पॉइंट्स है ना बहुत कॉमन पॉइंट्स है, ये हर तरीके में आते हैं। देखो इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क एट बोथ द ऑपरेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही बारीक तरीके से काम को बांटा जाता है, और उस काम के मतलब कि बारीक तरीका क्या है, मान लो इसमें बोला गया है कि आपको है ना काम दिया जाता है प्रोडक्शन का, तो आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, एक एसओपी दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, आपको एक एसओपी बना के दे दिया जाएगा कि आपको इस काम को इसी तरीके से करना है। अगर आपको जूस पीना है तो इसी तरीके से पीना है, खाना खाना है तो इसी तरीके से खाना है, आप चम्मच से ही खाना खाओगे, हाथ से खाना नहीं खाओगे, अंडरस्टूड। यानी कि एक टेक्निक भी बता दी जाती है कि इस टेक्निक से नीचे आप काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हियरार्ची ऑफ अथॉरिटी। द ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर इज हियरार्चिकल इन नेचर, ईच लोअर पोजीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हायर वन। यानी कि इसमें मैंने अभी लास्ट पॉइंट बनाया था ना चेन ऑफ कमांड का, ये उसी का पॉइंट है कि जो अथॉरिटी है वो हियरार्ची होती है, वो टॉप लेवल से लोअर मैनेजमेंट तक जाती है और इसकी चेन कहीं पे भी टूटती नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स आर क्लियरली लेड डाउन बाय टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, देयर बेनिफिट्स आर दे स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस ऑफ प्रोसीजर एंड दे एंश्योर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। देखो इसका मतलब अभी हमको ऊपर पता लग गया था, इसका मतलब ये है कि जो रूल, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैंने ऊपर भी बताया था कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी डिफाइन कर दिए जाते हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमको काम करना होता है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल कंडक्ट, द डिसीजंस आर एंटायरली गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आर टोटली इम्पर्सनल, देयर इज़ नो प्लेस फॉर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का, किसी वर्कर का कोई इमोशन नहीं देखा जाता है, किसी का ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ इसकी माँ बीमार है, या इसकी बहन की शादी है, या फिर इसके पापा बीमार है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी को काम चाहिए मतलब चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से चाहिए, जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है, इसमें किसी भी एम्प्लॉय की, वर्कर के इमोशंस को नहीं देखा जाता है। हर किसी को अथॉरिटी के एसओपी के हिसाब से काम करना पड़ता है। स्टाफिंग, the personnel are employed by a contractual relationship between employer and employee where the tenure of service is governed by the rules and regulations of the organization। यानी कि जो एम्प्लॉई है ना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफ़र लेटर मान लीजिए, ऑफ़र लेटर में रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, सबको पता होगा जो वर्किंग में हैं, तो वो क्या है कि एग्रीमेंट बन जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि आपको इतना, आपको काम करना है, आपको इतना पेमेंट मिलेगा, इस तरीके से काम करना है, ये वाला काम करना है, कहाँ कहाँ करना है, कितने बजे तक करना है, कब तक करना है, सब कुछ उस हिसाब से हमें काम करना होता है, ठीक है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, द ब्यूरोक्रेट्स आर नेवर इलेक्टेड नॉर इनहेरिटेड बट आर अपॉइंटेड थ्रू सिलेक्शन इज देयर टेक्निक कॉम्पिटेंस। यानी कि इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि इसमें है ना नेपोटिज्म नहीं चल सकता है, इसमें एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, उसी हिसाब से आप लोग एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उसी के बेसिस पे एम्प्लॉय काम करते हैं। भले ही ये रूल्स कितने भी चल रहे हैं बट नेपोटिज्म तो देखो चलता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है, सिर्फ आपको यही डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद ही 14 प्रिंसिपल मैं फर्स्ट यूनिट में पढ़ा चुका हूँ, यही आपको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, उन 14 प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर देना है। और ये 14 प्रिंसिपल्स आपको ऐसे टिप्स पे लर्न होना चाहिए, किस पे, टिप्स पे आपको ये 14 प्रिंसिपल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, बार बार नहीं याद दिलाऊंगा। तो सेवरल थियरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस थियोरी इंक्लूडिंग फायल, गर्लिक, शेल्डन, मनी, रेली एंड ऑर्विक। माय गॉड, कैसे कैसे नाम है। तो आप लोग चाहें तो इस लाइन को रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते, अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो यहाँ पे मेन कौन है, फायल है, ठीक है। इन सब जो थ्योरिस्ट है ना, इन सब ने मिलकर के दे हैव प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हेनरी फायल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस थ्योरी। यानी कि बेसिकली हेनरी फायल ही है जिसने कि इस थ्योरी को डिफाइन किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ही डिफाइंड मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस एंड देन लेड डाउन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच अकॉर्डिंग टू हिम हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब है हेनरी फायल ने 14 प्रिंसिपल डिफाइन किए मैनेजमेंट के, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सकता है, उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, और उसके हिसाब से 14 प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसे कोई जगह ही नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं है कि जो इनको वो करके दिखा दे, गलत मान के दिखा दे।
14 प्रिंसिपल्स आपको याद हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैं आपको यूनिट 1 में पढ़ा चुका हूँ। जिसने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, ऐड है MCO 01 के लास्ट प्लेलिस्ट में भी है, देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस ये इतना सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये मैनेजमेंट थ्योरी से ये मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। मैनेजमेंट को डिफाइन किसने किया? हेनरी फाइल ने किया। हेनरी फाइल ने बताया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट मैनेज करता है, और उसके लिए उसने 14 तरीके के प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंटिजेंसी थ्योरी स्टेट्स that the leader's ability to lead is contingent upon various situational factors. In other words, the optimal leadership style is contingent upon various internal and external constraints. देखो constraints, ठीक है। देखो कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है? कॉन्टिजेंसी थ्योरी कुछ नहीं है, इसने सिर्फ ये डिफाइन किया है। इसने डिफाइन किसके बारे में किया? लीडरशिप के बारे में। जो मैनेजर्स होते हैं ना मैनेजमेंट के अंदर, वो कैसे लीडरशिप ट्राई करते हैं, कैसे उनकी लीडरशिप होती है, उसके बारे में कॉन्टिजेंसी थ्योरी ने बताया है कि कैसे एक लीडर को काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर बेस्ट आइडियाज़ थे। देखो ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी के 4 बेस्ट आइडियाज़ थे, बट मैंने ना 2 ही आइडियाज़ रखे हैं, मुझे बाकी के 2 कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैंने उनको हटा दिया। तो 2 बेस्ट आइडियाज़ उसके ये है, द डिज़ाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सब सिस्टम मस्ट फिट विद द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का और उसके सब सिस्टम्स का जो डिज़ाइन है ना, वो एक दूसरे से फिट होना चाहिए, एक दूसरे के मतलब का होना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फिट विद द सब सिस्टम्स ऑल्सो, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सिस्टम के साथ भी मिलना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सब सिस्टम्स हैं वो दोनों एनवायरनमेंट के साथ मिलने चाहिए, करेक्ट। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये है उसके सब सिस्टम, और ये है एनवायरनमेंट। तो ये दोनों इससे फिट होने चाहिए और ये इससे फिट होना चाहिए। जब सारी चीज़ें आपस में फिट होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लिए बने हों। यानी कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग है ना हम लोग है ना गेहूँ वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। गेहूँ वगैरह का काम कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे उसकी धान ज़्यादा होती हो। ऐसा तो नहीं है कि आप बंजर ज़मीन के पास जाकर के फैक्ट्री लगा के वहाँ पे आटा वाटा के पीसने का काम करने लग जाओ, कितना कॉस्ट लगेगा बाहर से लाने में। इस तरीका इसका मतलब ये था, ठीक है। एनवायरनमेंट से आपका मतलब जुड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट, दिस थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रैक्टिकल डे टू डे सिचुएशनल पजल सॉल्विंग असाइनमेंट्स द मैनेजर्स एनकाउंटर। इट हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ बेलो रीजन्स। इसका मतलब है कि डे टू डे साइकिल में एक लीडर को क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत दिक्कत हो गया, लफड़ा हो गया, कुछ हो गया, और जो काम कर प्रोडक्शन में कोई कमी हो गई, मतलब उसको तरीका बताया गया है इस थ्योरी के ज़रिए कि वो कैसे काम कर सकता है। इसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है क्योंकि बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। खुद भी अगर लाइन लिख देंगे तो इतना कोई लिखो, मेन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कि एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है, एक तरीका बना दिया जाता है जिसके अंदर ही रहते हुए ही उस लीडर को काम करना होता है, ठीक है। लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि उसको थ्योरी में सिखाया जा रहा है ना। थ्योरी देखो, ये लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का हर जगह एप्लीकेबल होता है कि हमको जो पढ़ाया गया समझाया गया वही हमको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं आता है, सिर्फ आपको रटाया आता है, तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, फिर आप कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, यानी कि बदलाव में जब, क्योंकि देखो क्या है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, और अब जब चेंजेस आते हैं ना तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से चेंजेस को एप्लीकेबल किया जाए ताकि हमारा कोई लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइड एप्लीकेबिलिटी। लीडर को इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सके अपने काम को और उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू माइक्रोफेस, यानी कि जो एक नया उसको वो मिलता है, एक नई जगह मिलती है, नया काम मिलता है जब, तो उस काम को बढ़ा करके जब वो और दूसरी जगहों पे जा रहा है और टीम बढ़ रही है, तो वो कैसे उस तरीके को काम कर उसे कैसे मैनेज करना है, ये उसको ये थ्योरी समझाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। देखो, न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में पहले डेफिनेशन बताऊं। क्या है कि हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ वर्कर काम करते हैं, ठीक है, तो उससे काम बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसी यही चीज़ है ना, बहुत दिक्कत करती है। आप लोग एक आदमी को प्रेशर में काम करवा रहे हो, वो 2 महीने काम करेगा, जॉब छोड़ देगा। 2 महीने आपने फिर किसी को रखा, काम करेगा, जॉब छोड़ेगा। इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए लोगों ने ना एक हॉर्थन एक्सपेरिमेंट्स, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना बुक्स के अंदर। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
इस पॉइंट को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। न्यू क्लासिकल थ्योरी को ये देख करके बनाया गया था कि जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, यानी कि उनकी जो इच्छा थी, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए न्यू क्लासिकल थ्योरी को बनाया गया। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स खुश रहेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को डरा करके धमका करके काम करा करके और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। तो द न्यू क्लासिकल अप्रोच डेवलप्ड as a reaction to motivate the workers. The human relationists propose the following points as a result of their findings of the Hawthorne experiments. क्या है कि उन्होंने देखा कि वर्कर्स बहुत हताश हो गए, उन लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि हम लोग काम ज़्यादा करें, वो लोग क्या थक करके काम कम करने लगे, प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तो इसलिए उन्होंने ये सब पॉइंट्स ढूंढे और ये नई क्लासिकल थ्योरी बनाई। इसके जो मेजर पॉइंट्स है वो ये हैं। The workers follow a social norm determined by their co-workers which defines the proper amount of work rather than try to achieve the targets. फिर क्या हुआ, ये पॉइंट बनाया गया कि जो वर्कर्स हैं ना उनको एक अमाउंट जितना काम करना पड़ेगा जो कि उनकी लीडर्स द्वारा बनाया जाएगा। ये नहीं कि उनको टारगेट वगैरह अचीव करना है, लेकिन है कि उनको उसका उतना काम करना है। बाई चांस नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं है कि उनको लठ बजाए जाएंगे, ये है कि हाँ उनको इतना काम करना है, ये डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the social environment on the job affects the workers and is also affected by them. Management is not the only variable. क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही अफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है ना वो सिर्फ वर्कर से भी अफेक्ट होता है और मैनेजमेंट से भी अफेक्ट होता है, ठीक है, दोनों तरीके से। इसलिए दोनों को स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। At the workplace, the workers often do not act or react as individuals but as members of groups. The group plays an important role in determining the attitudes and performance of individual workers. क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको टीम वर्क करना होता है। फिर उसमें क्या है, हम लोग टीम वर्क पे फोकस करते हैं, यानी कि एक 7 पीपल्स का ग्रुप बना दिया गया, इनको दे दिया गया, इनको फाइनेंस संभालना है, ठीक है। 7 नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 लोगों का ग्रुप बनाया, बोला फाइनेंस संभालना है। 7 लोगों का एमआईएस ग्रुप बनाया, बोला एमआईएस संभालना है। और 10 लोगों का सेल टीम बनाया, बोला 10 सेल्स संभालना है। तो ये लोग ग्रुप में वर्किंग करते हैं और आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जब मिलजुल के काम करते हैं तो काम बहुत ही अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। किसी को जो ज़रूरत है, मान लो किसी को 7 लोगों में से एक को जाना है, गाँव भाग जाना है किसी काम में, माँ बीमार है, कुछ भी बीमार है, उसको चला गया, तो बाकी 6 जने मिल करके उसका भी काम संभाल लेते हैं। तो ये देखो, ये एक तरीके का ग्रुप वर्क होता है, तो इसलिए ग्रुप में काम कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, Here the leader helps the workers to function as a social group. यहाँ पे जो ये वर्कर है ना, यहाँ पे जो ये लीडर है, ये लीडर ट्राई करता है कि जो वर्कर्स हैं वो लोग एक ग्रुप की तरह मिल करके काम करें, मिलजुल के काम करें, काम को जल्दी से करें, समय से करें और साथ में मिल के काम करें, ठीक है। नेक्स्ट, both way communication is necessary because it carries necessary information downward for the proper functioning of the organization and transmits upward the feelings and sentiments of people who work on the organization. देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत मेजर पॉइंट है और रियलिटी में भी ऐसा होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो 3 तरह के मैनेजमेंट है, ठीक है। ये हो गया टॉप, ये हो गया मिडल और ये हो गया लोअर। टॉप लेवल ने एक अथॉरिटी दी, मतलब एक काम दिया, मिडल वालों को समझ में आया, मिडल वालों ने लोअर वालों को दे दिया, लेकिन इस काम को तरीके का करने का तरीका भी बता दिया। अब क्या हुआ कि जो ये वर्कर्स है ना, इनको दिक्कत हुआ इस काम को इस तरीके से करने की। इनको लगता है कि ये काम इस तरीके से नहीं, कुछ और तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन में इनको ऑटो वगैरह नहीं चलेगा, इनको पूरा एक टेम्पो चाहिए हो, खर्चा ज़्यादा लगे, 700 रुपये की जगह 1000 रुपये खर्चा लगे, यानी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो क्या है, ये लोग इस बात को इस मैनेजमेंट तक बताएंगे, मिडिल लेवल तक बताएंगे, फिर मिडिल लेवल इस बात को टॉप लेवल तक बताएगा और फिर टॉप लेवल इस बात को अप्रूव कर देंगे, इस खर्चे को या इस तरीके को या इस काम को अप्रूव कर देंगे। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है जो कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक गया और जो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक गया, ये दोनों ही तरीक़ों में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, पूरे तरीके से होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे तरीके से काम कर सकता है। समझ में आया? तो इस हिसाब से हमारा जो ये यूनिट 2 था, ये यूनिट 2 भी हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। कोशिश करिए कि क्या नाम है, अब ये जैसे जैसे चैप्टर्स आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जो थ्योरी चैप्टर्स हैं, उनको मैं साथ में ही ख़त्म करता चलूँ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स आपको दे दूँ ताकि आप लोग पढ़ें, आपको याद हो, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चैप्टर्स, दोनों बुक्स, दोनों क्लासेस को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइमली क्लासेस डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग भी एक छोटा सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे साथ हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।